हेलो एवरीवन। आज मैं एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक रिव्यू करूंगा। एचडीएफसी लाइफ प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है जो एलआईसी जैसे बड़े गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी से कम्पीट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले हम लोग ओवरऑल इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ देखते हैं। एक गवर्नमेंट साइट के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड $78 बिलियन का एनुअल इंश्योरेंस एडिशन हो सकता है 2020 से 2030 के बीच में, जिसमें से प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस अराउंड 17% सीएजीआर से ग्रोथ हो सकता है और रिटेल टर्म प्रीमियम डबल हो सकता है आने वाले 5 सालों में। अगर प्राइवेट नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर देखा जाए तो वो 16% के दर से ग्रो हो सकता है। अगर हम पहले का कुछ ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लाइफ इंश्योरेंस 14% के दर पे ग्रो हो चुका है फाइनेंशियल ईयर 2014 से 2020 के बीच में। कोरोना काल ने हमें लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस बताया है। तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इंडिया का पर कैपिटा इनकम ग्रो होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस लेंगे अपने को सिक्योर करने के लिए। तो चलिए इंडिया का करंट सिचुएशन देखते हैं इंश्योरेंस सेक्टर का। किसी भी कंट्री का अगर आपको इंश्योरेंस सेक्टर देखना है तो उसका दो की फैक्टर देखा जाता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो कि टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम और जीडीपी का एक रेशियो है, और इंश्योरेंस डेंसिटी जो कि टोटल प्रीमियम और पॉपुलेशन का एक रेशियो है। आप इंश्योरेंस डेंसिटी को पर कैपिटा प्रीमियम भी समझ सकते हैं। अगर इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया का 2001 में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन 2.71% था, जो कि बढ़ के 3.76% हो गया 2019 में, और इंश्योरेंस डेंसिटी 11.5 यूएसडी था 2001 में, जो कि बढ़ के 78 यूएसडी पहुंच गया 2019 में। आप इससे ही अनुमान लगा सकते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर का कितने तेजी से ग्रोथ हो रहा है इंडिया में। तो चलिए इस कंप्लीट इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी को दूसरे डेवलप्ड देश से उसे कंपेयर करते हैं। अगर हम दूसरे डेवलप्ड देशों से कंपेयर करें तो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि इंडिया का इंश्योरेंस डेंसिटी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू बड़े डेवलप्ड देश जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड के कंपैरिजन में, जहां इंडिया का इंश्योरेंस डेंसिटी अराउंड 78 यूएसडी है। यूएसए का इंश्योरेंस डेंसिटी 7000 यूएसडी से भी ज्यादा है। अगर वही इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखा जाए तो इंडिया का बहुत ही कम है, जो कि 5% से भी कम है। अगर वही कुछ डेवलप्ड कंट्री जैसे कि यूएस से देखा जाए वो 11-12% से भी ज्यादा का है। तो इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया का आने वाले समय में जैसे जैसे जीडीपी ग्रोथ होगा, जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ होगा, आने वाले समय में इंडिया का इंश्योरेंस सेक्टर भी उसी रेट पे ग्रोथ होगा। चलिए अब हम एचडीएफसी लाइफ के बारे में जानते हैं। एचडीएफसी लाइफ 2000 में फॉर्म हुआ था। ये इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है। ये एचडीएफसी ग्रुप और स्टैंडर्ड लाइफ के जॉइंट वेंचर से फॉर्म हुआ था। आज के दिन एचडीएफसी लाइफ को एक बहुत बड़े ग्रुप से जोड़ने का बहुत बेनिफिट मिलता है, क्योंकि ये एचडीएफसी जैसे बड़े और प्रेस्टिजियस ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर इनके मैनेजमेंट को देखा जाए तो इनके एमडी और सीईओ मैडम विभा पटलाकर है। ये एचडीएफसी लाइफ के साथ अगस्त 2008 से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपनी पढ़ाई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स से किया। इनको इकोनॉमिक्स टाइम, आईएमए इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इन्हें इंडिया का टॉप 30 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस का खिताब भी मिल चुका है। यह खिताब इनको बिजनेस टुडे ने दिया था। अगर एचडीएफसी लाइफ के कुछ की नंबर्स को देखा जाए तो एचडीएफसी लाइफ ने लास्ट ईयर 2.9 लाख डेथ क्लेम सेटल किए। इनका 13 मंथ परसिस्टेंसी 90% तक पहुंच गया है। 13 मंथ परसिस्टेंसी ये बताता है कि कितने लोगों ने 12 महीने बाद इनका इंश्योरेंस रिन्यू कराया, मीन्स 13 महीने से इनका इंश्योरेंस रिन्यू करवाया। ये बताता है कि कस्टमर इनके कंपनी में कितने कॉन्फिडेंटली अपना इंश्योरेंस कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इनका टोटल प्रीमियम देखा जाए तो आज के दिन का टोटल प्रीमियम है 38,583 करोड़, जो कि 19% के दर पे ग्रो हुआ है। अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखा जाए तो इनके पास आज के दिन में 48 प्रोडक्ट्स हैं और 7 राइडर्स हैं। अब हम एचडीएफसी लाइफ के 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे। अगर इनका टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम देखा जाए तो वो 8,600 से बढ़ के 20,100 पहुंच गया है 5 सालों में। न्यू बिजनेस प्रीमियम का मतलब होता है कंपनी ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया नए पॉलिसीज को बेच करके।
वही इंडिविजुअल रीन्यूअल प्रीमियम को देखा जाए तो वो 10,700 से बढ़ के 18,300 तक पहुंच गया है। इंडिविजुअल रीन्यूअल प्रीमियम का मतलब होता है कंपनी ने कितना प्रीमियम कलेक्ट किया जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो चल रहा पॉलिसी उसके पीछे में। अगर इन दोनों का प्रीमियम का एडिशन किया जाए तो हमें टोटल प्रीमियम निकलता है। तो टोटल प्रीमियम भी 19,400 से बढ़ के 38,500 तक पहुंच गया है, जो कि डबल हो गया है इन 5 ईयर्स। कंपनी के कुछ कस्टमर सेंट्रिक डेटा को देखा जाए तो कंपनी को पहले 81 कंप्लेन आते थे 10,000 पॉलिसी के पीछे, वही अब 35 कंप्लेन हो गए हैं 10,000 पॉलिसीज के पीछे। वही कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखा जाए तो वो 99.2% था, जो कि बढ़ के अब 99.4% हो गया है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी को कितना क्लेम मिला, उसके अगेंस्ट कंपनी ने कितना क्लेम सेटल कर दिया। 13 मंथ और 61 मंथ परसिस्टेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को जज करने के लिए। 13 मंथ परसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कितने परसेंट ऑफ पॉलिसी 13th मंथ से रिन्यू हुए। वही 61 मंथ परसिस्टेंसी का मतलब होता है कि कितने परसेंट ऑफ पॉलिसीज 61 मंथ के बाद रिन्यू हुए। इसका ये नंबर ये दर्शाता है कि कस्टमर कितने परसेंट ऑफ कस्टमर इस कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये नंबर देखा जाए तो 13 मंथ परसिस्टेंसी 81% से बढ़ के 90% तक पहुंच गया है। वही 61 मंथ परसिस्टेंसी 59% से घट के 53% तक पहुंच गया है। 61% मंथ परसिस्टेंसी के आंकड़े से पता चलता है कि कंपनी इस सेक्टर में, इस फील्ड में थोड़ा लैग कर रही है। एम्बेडेड वैल्यू भी एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एम्बेडेड वैल्यू का कैलकुलेशन इतना आसान नहीं होता है, बट अगर आसान शब्दों में बताया जाए तो एम्बेडेड वैल्यू वो वैल्यू होता है जो कि कंपनी को मिलेगा अगर कंपनी आज से ही कोई नया पॉलिसी बेचना बंद कर दी। मतलब कंपनी एक लॉन्ग रन के हिसाब से वर्क करती है। तो अगर कंपनी का बिजनेस बंद हो जाए, मतलब कि कंपनी ने कोई भी नया पॉलिसी इशू नहीं किया इस साल, तो उनका जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है उसके पीछे उनको कितना प्रीमियम मिलते रहेगा, उसको प्लस कंपनी का जो नेट एसेट है उसको सम कर देने से कंपनी का एम्बेडेड वैल्यू निकलता है। तो वो अराउंड 12,400 से बढ़ के 26,600 तक पहुंच गया है। एम्बेडेड वैल्यू से हमें एक और की रेशियो निकलता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड है या नहीं है। अगर कंपनी का मार्केट कैप को एम्बेडेड वैल्यू से डिवाइड कर दिया जाए तो एक रेशियो निकलता है जो कि 5.09 है एचडीएफसी लाइफ के अगेंस्ट में। अगर ये कंपेयर किया जाए दूसरे कंपनी से जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई लाइफ या फिर एसबीआई लाइफ, तो ये बहुत ही ज़्यादा है एचडीएफसी लाइफ का। इसका मतलब ये निकलता है कि एचडीएफसी लाइफ का करंट शेयर बहुत ही हाई प्राइस में ट्रेड हो रहा है। अगर इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखा जाए तो वो 91,700 से बढ़ के 1,73,800 तक पहुंच गया है। अगर इनका नंबर ऑफ लाइफ इंश्योर, मतलब इन्होंने कितने लाइफ को इंश्योर किया है, वो देखा जाए तो पहले 2.1 करोड़ था जो कि बढ़ के 6.1 करोड़ हो गया था FY 2020 में, अब जो कि घट के 4 करोड़ हो गया है। अगर कंपनी का अब तक का दो नेगेटिव पॉइंट देखा जाए तो इनका 61 मंथ परसिस्टेंसी भी घटा है इन 5 सालों में और इनका नंबर ऑफ लाइफ इंश्योर्ड भी घटा है इन 5 सालों में। अगर कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो वो 892 करोड़ से बढ़ के 1360 करोड़ का हो गया है, जो कि अच्छा है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखा जाए तो वो भी 12.6% से घट के 12% हो गया है, बट ये बढ़ते घटते रहता है अगर आप देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड तो। किसी भी कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उनको एक्सपेंस रेशियो, मतलब कि कितना वो खर्च कर रहे हैं टोटल प्रीमियम के पीछे, तो वो घटाना पड़ेगा। इससे बेसिकली कस्टमर को इम्पैक्ट होता है। मान लो किसी भी कस्टमर ने 1,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो उसके पीछे वो कितना परसेंट एक्सपेंस, मतलब कितना मैनेजमेंट अपने फीस काट रही है, कितना उनको एक्सपेंसेस लग रहा है, उससे उनका कस्टमर का इन्वेस्टमेंट अमाउंट घट जाता है। तो उसी को एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। मतलब कि अगर मान लो आपने 1,000 रुपये कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी अगर मान लो 12% एक्सपेंस रेशियो रखती है, तो 12% के हिसाब से लगभग से 120 रुपये वो काट लेगी 1,000 रुपये का। तो मतलब अराउंड 880 रुपये वो इन्वेस्ट कर रही है, जिससे आपको
इंश्योरेंस भी मिलेगा या बाद में डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द पॉलिसी, अगर यूलिप है तो इंश्योरेंस भी मिलेगा प्लस उसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो ये जितना कम हो उतना ही कस्टमर के लिए भी अच्छा होता है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी उसके पर बहुत अच्छा बेसिस करता है। अगर कंपनी का डिविडेंड पेड देखा जाए तो वो 264 से बढ़ के 408 पहुंच गया है। चलिए अब कंपनी के कुछ की फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 1,35,000 करोड़ है। उसका करेंट प्राइस 670 रुपये है। इसने 52 वीक हाई 746 का बनाया है, 52 वीक लो 556 का बनाया है। कंपनी का स्टॉक पी 115 रुपये है और इंडस्ट्री पी 80 रुपीज है, जिससे ये बताता है कंपनी अभी करंट मार्केट प्राइस में बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। अगर कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो ये 0.3% है। अगर इनका फेस वैल्यू देखा जाए तो ये 10 रुपये है। अगर इनका इंटरप्राइज वैल्यू देखा जाए तो 1,34,974 करोड़ का है। अगर कंपनी में कर्ज देखा जाए तो अभी इनके पीछे 600 करोड़ का कर्ज है। कंपनी का अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अराउंड 53.84% प्रमोटर होल्ड करते हैं, 26% एफआईआई होल्ड करते हैं, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर होल्ड करते हैं, 5.86% डोमेस्टिक इन्वेस्टर होल्ड करते हैं, 14.21% पब्लिक होल्ड करते हैं और 0.03% अदर होल्ड करते हैं। चलिए अब कंपनी के बारे में मैं अपना ओपिनियन रखता हूँ। अगर कंपनी का एक साल का शेयर प्राइस देखा जाए तो उसके एक साल का रिटर्न -1.25% है। इसका मतलब कि एक साल से ये कंपनी मतलब चल ही नहीं रहा है, जबकि पूरा मार्केट बुल रन हो रहा है। तो ये आपको चीज दिमाग में रखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपनी का 61 मंथ परसिस्टेंसी घटा है, प्लस कंपनी का नंबर ऑफ लाइफ इंश्योर्ड भी घटा है, तो ये भी आपको फैक्टर रखना पड़ेगा। बट अगेन ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और ये इंश्योरेंस सेक्टर आने वाले समय में बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। अभी कोविड के सिचुएशन है तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा क्लेम दे रही है, जिसके कारण इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। इसलिए इस इनके शेयर प्राइस में इतना ज़्यादा उछाल नहीं दे रहा है। बट आने वाले समय में मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इस कंपनी के ज़रूर देखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से था। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।